हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्रिया का चैप्टर। इससे पहले हमने संज्ञा के बारे में जाना था, फिर हमने अगला चैप्टर हमने सर्वनाम पढ़ा था, कल हमने विशेषण पढ़ा था और आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया का मतलब होता है इंग्लिश में वर्ब। क्रिया का मुख्य कार्य होता है। तो आज हम जानेंगे क्रिया की क्या परिभाषाएं, क्रिया के क्या क्या भेद हैं और क्रिया की कैसे पहचान की जाती है कि वह कौन सी क्रिया है और उसे कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया की परिभाषा के बारे में। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? तो क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसा शब्द जो हमें किसी कार्य का करना या होना बताता है, किसी कार्य का करना या होना बताता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना। इसमें इन सब उदाहरणों में क्या है, इस सब उदाहरणों में पता चल रहा है कि किसी कार्य, कोई भी कार्य हो रहा है या कोई किसी कार्य को कर रहा है। जैसे खाना खा रहा है तो वो कार्य को कर रहा है ना। पानी पीना, पढ़ना, यानी क्या कार्य कर रहा है तो पढ़ रहा है। लिखना, उठना, बैठना, ये सब हमारे क्रिया के ही उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें कोई किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे है हमारा धातु। धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप यानी कि क्रिया को जो शब्द मैंने आपको क्रिया के ऊपर बताए थे उदाहरण के दौर पे, ये खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, इन सब का एक धातु रूप होता है। यानी कि धातु रूप जो मूल रूप होता है क्रिया का, जहाँ से क्रिया ली जाती है। यानी कि खा हो गया हमारा धातु रूप और खा से हमने ली क्रिया खाना। पी धातु रूप, पीना हमारी क्रिया। ऐसे लिख धातु रूप और लिखना हमारी क्रिया। ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे हैं धातु रूप। और पढ़ हमारा धातु रूप, ऐसे ही हमारा पढ़ना है वो हमारी क्रिया है। ठीक है, ये सब हमारे हैं धातु रूप जिनसे क्रिया बनी है। ठीक है, धातु से ही क्रिया का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये सब धातुएं हमारी जिनसे हमारी क्रिया का निर्माण हुआ है। क्रिया का निर्माण प्रत्यय लगाकर किया जाता है। यानी कि धातु में जब हम कोई प्रत्यय को लगा देते हैं तो हमारी क्रिया का निर्माण हो जाता है। जैसे कि मैंने कुछ उदाहरण के तौर पे आपको बताए हैं। प्रकार, उदाहरण और क्रिया का रूप क्या बन करके आएगा? धातु में प्रत्यय लगाएंगे। धातु में कैसे प्रत्यय लगा दी? हमारी धातु है लिख और ना में हमने प्रत्यय लगा दिया ना, तो हो गया हमारा लिखना। ऐसे पढ़ है हमारी धातु और ना हमने लगा दिया प्रत्यय। ठीक है, तो हमारी होगी पढ़ना। ऐसे क्या है हमारा दूसरा क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम में भी जब हम प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा क्रिया का रूप कैसे बनेगा? सर्वनाम है हमारा अपना, अपना हो गया हमारा सर्वनाम और प्रत्यय लगाने के बाद में ना से हमारा बनेंगे अपनापन। ठीक है, तो अपनापन हो गई हमारी क्रिया का रूप। ठीक है, जैसे पढ़ना लिखना वैसे ही अपनापन। ऐसे ही है विशेषण। विशेषण में भी प्रत्यय लगा करके क्रिया का निर्माण किया जा सकता है। कैसे? विशेषण हो गया हमारा गर्म और प्रत्यय हो गया हमारा आना, तो हमारी क्रिया बन जाएगी गर्म आना। ऐसे ही हमारा विशेषण हो गया ठंड और प्रत्यय हो गया आना, तो हमारा क्रिया का रूप बन जाएगा ठंडा आना। ठीक है, ऐसे ध्वनि और आवाज़ से भी कैसे प्रकार होता है? जैसे खटखट, खटखट हो गई हमारी ध्वनि और आना हो गया हमारा प्रत्यय, तो क्रिया का रूप हो गया खटखटाना। यानी कि आपने देखा कि हम धातु में प्रत्यय लगा करके क्रिया का निर्माण कर सकते हैं और हम सर्वनाम में प्रत्यय लगा करके क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। हम विशेषण में भी प्रत्यय लगा करके क्रिया का निर्माण कर सकते हैं और हम कोई ध्वनि और आवाज़ में भी प्रत्यय लगा करके क्रिया का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि क्रिया का निर्माण करने के लिए हमें इन सभी प्रकारों में प्रत्यय का लगा करके हम क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, क्रिया का निर्माण इन सभी धातु, सर्वनाम, विशेषण और ध्वनि में प्रत्यय लगा करके किया जाता है। अब हम आगे जानेंगे कि क्रिया के भेद। तो सबसे पहले हम जानेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है हमारा अकर्मक और एक सकर्मक। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, यानी कि अकर्मक का मतलब हो ही गया यहाँ पे कर्म का ना होना। ठीक है, ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर्म नहीं होता, ठीक है, वह हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो तथा कर्म की होने की संभावना भी नहीं होती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसके साथ कर्म ना हो और कर्म होने की संभावना भी ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को न देख सकते, न छू सकते हैं, बल्कि इसे महसूस कर सकते हैं। यानी कि अकर्मक क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसे हम देख नहीं सकते, ना ही हम इसे छू सकते हैं, बल्कि इसे महसूस कर सकते हैं। यह स्वाभाविक व अनैच्छिक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि हम आना, जाना, सोना, भागना, उठना, बैठना, इन सबको दौड़ना
ये सब हमारी क्या हो जाएगी, हमारी अकर्मक क्रिया जिसमें कोई भी कर्म नहीं होता है। ठीक है, अब आती है हमारी सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म हो वह कर्म प्राप्त होने की संभावना हो। सकर्मक यानी कि कर्म होता है इसके अंदर। ठीक है, वो होती है हमारी सकर्मक क्रिया, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को व्यक्त कर सकते हैं, यह प्रयासपूर्ण व ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, इसे हम अपने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पढ़ रहे हैं तो दिख रहा है ना वो कि इंसान पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है तो वो लिखते हुए दिख रहा है ना कि लिख रहा है। ऐसे खेलना, दौड़ना, लेना देना, काटना बांटना, ये सब हमारी सकर्मक क्रिया में हो जाएंगी जहाँ पे हम कोई कर्म कर रहे हैं। ठीक है, अकर्मक में हमारा कर्म नहीं होता और सकर्मक पे हमारा कर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारी अकर्मक क्रिया प्रेरणादायक होने पर सकर्मक क्रियाएं बन जाती हैं। अगर यानी कि कोई भी अकर्मक क्रिया है और अगर वो प्रेरणादायक है तो वो सकर्मक क्रिया कैसे बन जाती है। जैसे उड़ना। अब प्रेरणादायक क्रिया कौन सी होती है जो हम आगे जानेंगे। ठीक है, प्रेरणादायक क्रिया कौन सी होती है, वो हम क्रिया एक ऐसी क्रिया जो स्वयं न कर करके बल्कि किसी दूसरे से द्वारा कराई जाती है, मतलब उसे प्रेरणा दे करके उससे कोई भी कार्य करवाना हमारी प्रेरणादायक क्रिया होती है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई अकर्मक क्रिया है और वो प्रेरणादायक बन जाएगी तो वो सकर्मक हो जाएगी। तो ठीक है, और प्रेरणादायक क्या बताया मैंने, जो स्वयं न करके बल्कि किसी दूसरे द्वारा करवाई जाती है। जैसे उड़ना होगी हमारी अकर्मक क्रिया। लेकिन उड़ाया, उड़वाया, उड़वाना, ठीक है, किसी स्वयं न कर करके किसी से करवाया नहीं सारा कार्य, तो ये हमारी बन जाएगी हमारी सकर्मक। ऐसे दौड़ना अकर्मक। लेकिन दौड़ाया, दौड़वाया, दौड़वाना यानी कि किसी से कोई भी कार्य करवाया जाए, स्वयं न कर करके किसी दूसरे द्वारा करवाया जा रहा है, तो वो हमारी सकर्मक बन जाएगी। जैसे तैरना अकर्मक हो गई, लेकिन तैराया, तैरवाना, तैरवाया, ये सब हमारी हो जाएंगी सकर्मक। जैसे हंसना, हंसाया, हंसवाया, हंसवाना, ठीक है, ये सब हमारी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। यानी कि कोई भी अकर्मक क्रिया जब प्रेरणादायक क्रिया बन जाती है तो वो सकर्मक बन जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हम कैसे पहचान करेंगे ये जानेंगे। ठीक है, सकर्मक व अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होगी। वाक्य में क्रिया से पहले क्या, किससे, किसको लगा करके प्रश्न किया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी वाक्य हम क्रिया की पहचान कैसे करेंगे कि वो सकर्मक है या अकर्मक है। ठीक है, तो हम इन प्रश्नों के द्वारा उस क्रिया की पहचान कर सकते हैं। जैसे क्या, किससे, किसको लगा करके प्रश्न किया जाए क्रिया में, तो उससे हमें जो उत्तर मिलेगा वह उत्तर ही हमें बताएगा कि हमारी क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। यदि उत्तर कर्ता का मिलता है तो क्रिया अकर्मक हो गई। यानी कि हमने कोई भी क्वेश्चन किया और क्या, किससे, किसको लगा करके हमने प्रश्न किया और उत्तर हमारा है वो मेन रूप से कर्ता पर आकर के गिरता है, तो वो हमारी अकर्मक क्रिया होगी। और अगर उत्तर हमें कर्म का मिलता है तो सकर्मक होगी। यानी कि अगर हमें क्या, किससे, किसको प्रश्न लगा करके अगर उत्तर हमें कर्ता का मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया, और अगर हमें कर्म का मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जैसे कि लड़का स्कूल जाता है, तो इसमें क्या है, अब हम कौन स्कूल जाता है, अब हमें क्वेश्चन किस किस से करना है, क्या और किससे और किसको लगा करके करना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमारा लड़के पे पड़ रहा है, इसलिए ये हमारी अकर्मक क्रिया यानी कि कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, लड़का यानी कि कर्ता। ठीक है, तो कर्ता पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो हमारी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब दूसरा है चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कैसे पड़ता है, कर्ता पे, तो आकाश में उड़ती है तो ये हमारी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। वह खाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, खाता पे। खाता क्रिया कर रहा है ना, तो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, खा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। मैंने सांप को रेंगाया, मैंने आपको बताया प्रेरणादायक क्रियाएं वो सकर्मक बन जाएंगी। तो रेंगाया यानी कि किसी ने रेंगाया, ठीक है, किसी दूसरे से कार्य करवाया, तो हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पानी बरस रहा है तो इसमें तो कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है, कुछ कर्म तो हो रहा नहीं है, स्वाभाविक सी बात है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। वह दुल्हन को लजवाती है, मतलब किसी से लजवा रही है यानी कि कार्य करवा रही है ना किसी दुल्हन से, तो वो हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, मैंने बच्चों को हंसवाया, तो जब हंसवाया सीधी सी बात प्रेरणादायक होगी ना कर्मक क्रिया, तो ये भी हमारी सकर्मक बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सांप जमीन पर रेंगता है, तो सांप रेंग रहा है, उसका स्वाभाविक सा बात है किस पे प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता पे, तो ये हो जाएगी हमारी अकर्मक क्रिया। मछली जल में तैरती है, मछली क्या है, जल में तैर रही है, तो कोई वो तो कर रही नहीं है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मछली पे, कर्ता मुख्य रूप से काम आ रहा है, तो हमारी हो जाएगी अकर्मक। यानी कि प्रश्न लगा के यहाँ पे हमें मुख्य रूप से अगर हमारा कर्ता में प्रभाव पड़ता हुआ दिखता है तो हमारी होती है सकर्मक, और अगर कर्म पे प्रभाव पड़ता हुआ दिखता है तो हमारी होती है, कर्म पे प्रभाव पड़ते हुए दिखता है तो सकर्मक, और अगर कर्ता पे प्रभाव पड़ते हुए दिखता है तो हमारी होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है,
अब बढ़ते हैं आगे। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो एक कर्मक क्रिया होती है जब क्रिया एक कर्म के साथ आती है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी क्रिया जहाँ पे सिर्फ एक कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, एक कर्म है ना, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ता है। तो ठीक है, एक काम कर रहा है कि पढ़ता है, तो ये हो गई, यहाँ पे हो गई हमारी क्रिया पढ़ता। ठीक है, लेख लिखता है, तो काम क्या कर रहा है, लिखता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्रिया। गाय चारा खाती है, क्या करती है, खाती है, तो जहाँ पे हो गई हमारी क्रिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीनों ही क्रियाएं, यानी कि एक कर्म के साथ आ रही हैं। ठीक है, काम क्या कर रहे हैं, एक कर्म के साथ आ रही हैं यहाँ पे, तो वो हमारी हो गई, हमारी ये सारी क्रियाएं हो गई एक कर्मक क्रियाएं। एक कर्म के साथ आए क्रियाएं तो हमारी एक कर्मक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही काम कर रहा है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ पे भी लेख लिखता है, एक काम कर रहा है, और गाय चारा चरती है, यहाँ भी एक काम हो रहा है। ठीक है, अब आती है हमारी द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जब क्रिया 2 कर्मों के साथ आती है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि एक कोई ऐसा वाक्य यहाँ पर क्रिया है वो 2 कर्मों के साथ आती है, तो वो हमारी द्विकर्मक क्रिया होती है। एक होता है हमारा मुख्य कर्म, एक होता है हमारा मुख्य कर्म, और एक होता है हमारा गौड़ कर्म। ठीक है, 2 कर्मों के साथ में जो भी क्रिया हमारी आती है तो वो हमारी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। मुख्य, अब हम जानेंगे जैसे बच्चा कलम से लेख लिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गई हमारी, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मुख्य क्रिया होगी ना, तो अब इनका भी अंतर कैसे जानेंगे कि 2 क्रियाएँ आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं। तो क्या है, मुख्य क्रिया होगा, क्या लगा करके प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो उससे हम जानेंगे प्रश्न में, जब हम मतलब जो भी हमारा वाक्य क्रिया है उसमें क्या लगा करके प्रश्न करेंगे, तो जो भी उत्तर मिलेगा वो हमारी होगी मुख्य क्रिया। तो अब क्या है, अब हम इसमें क्या करेंगे, क्या करता है बालक, क्या करता है, तो लेख लिखता है वो, तो ठीक है, क्या करता है, लेख लिखता है, तो जो लेख हो जाएगी वो हमारी हो जाएगा मुख्य कर्म वाली क्रिया हो जाएगी। और किससे लिखता है, अब हम क्या करते हैं, गौड़ में क्या करते हैं, हम किसे, किसको, किससे करके प्रश्न लगा करके प्रश्न पूछते हैं। तो गौड़ के लिए हम क्या जानेंगे, किससे लिखता है, तो कलम से, तो ये हो जाएगी हमारी गौड़ क्रिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 क्रियाएं कौन कौन सी हैं कि बालक कलम से लेख लिखता है, तो लेख हो गई हमारी मुख्य, और किससे लिखता है, कलम से, तो कलम हो गई हमारी गौड़। ठीक है, अब ऐसे ही है दूसरी हमारी, लड़की गाय को रोटी खिलाती है। तो सबसे पहले क्या है कि क्या लगा करके प्रश्न करेंगे, तो क्या खिलाती है, तो रोटी, तो रोटी होगी हमारी मुख्य क्रिया। ठीक है, अब हम करेंगे किसको खिला रही है, क्योंकि हमें क्या है, गौड़ में आप लिख लीजिए, ना हो तो आप लिख लीजिए इसे, कि जो मुख्य होगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या लगा करके प्रश्न करेंगे, क्या से, और जो हमारी गौड़ होगी वहाँ हम प्रश्न करेंगे हमारा किसको या किसे। ठीक है, किसको या किसे लगा करके प्रश्न। ठीक है, तो क्या है कि अब यहाँ पे क्या है, हम मुख्य में क्या करेंगे, लड़की किसको खाना, मतलब क्या खिलाती है, रोटी खिलाती है, तो रोटी होगी हमारी मुख्य क्रिया। और किसको खिलाती है, तो किसको खिला रही है, गाय को खिला रही है, तो गाय हो गई हमारी गौड़। तो यहाँ पे हो गए हमारे 2 कर्मों के साथ आ रही है क्रिया, तो ये हो गई द्विकर्मक क्रिया। ऐसे ही क्या है, मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूँ, तो अब इसमें मुख्य रूप से क्या है, क्या पढ़ाते हो तुम, तो हिंदी, तो हिंदी हो गई है हमारी मुख्य। ठीक है, और दूसरा फिर है कि क्या कहते हैं, किसको पढ़ाते हो, क्योंकि हमें दूसरा क्वेश्चन गौड़ का पूछा है, किसको, तो छात्रों को, तो ये हो गए हमारे गौड़। यानी कि ऐसी क्रिया, एक कर्मक क्रिया में क्या है, एक कर्म के साथ आने वाली क्रिया, एक काम कर रहा है कोई व्यक्ति, और दूसरी द्विकर्म में क्या है, 2 रूप से आने वाली क्रिया, एक मुख्य क्रिया होती है, एक हमारी होती है गौड़ क्रिया। कभी कभी क्या क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जैसे क्वेश्चन अभी यूपी टेट में भी आया था कि आपको पूरा वाक्य दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि इसमें कितने कर्म आ रहे हैं, द्विकर्म आ रहे हैं, एक कर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, या कभी कभी पूछ सकता भी है कि ये एक कर्मक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया है, कोई भी प्रश्न दे देगा उस हिसाब से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे है हमारी क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं, जैसे कि हमने ये क्या है जाना कि मुख्य रूप से हमने क्या जाना कि 2 भेद जाने हमने। ठीक है, क्या क्या जाना हमने
कि सबसे पहले हमने जाना कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, अकर्मक और दुष्कर्मक, यानी कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया जानी कि क्या होती है और सकर्मक क्रिया जानी। उसके बाद में हमने जाने सकर्मक क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने एक कर्मक क्रिया के बारे में जाना और हमने दो कर्मक क्रिया के बारे में जाना। अब हम जानेंगे आगे के लिए अन्य भेद क्या है क्रिया के। तो क्रिया के अन्य भेदों में आ जाती है सबसे पहले सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ आकर के कार्य को पूर्ण करती है वह सहायक क्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी क्रिया जो मुख्य रूप से क्रिया के साथ मुख्य रूप से आती है और वह मुख्य रूप से कार्य करती है और बाकी को पूर्ण करने का कार्य करती है, तो वो हमारी सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे है, रहा था, रहेगी, गागी, गे, था, थी, थे, हाँ, हूँ, ये सब क्रियाएँ वो हमारे सहायक के रूप में कार्य करती हैं, यानी कि बाकी को पूरा करने का कार्य करती हैं। जैसे मैं छात्रों को पढ़ाता हूँ, तो हूँ हो गई हमारी मुख्य क्रिया जो बाकी को पूर्ण करने का कार्य कर रही है। ऐसे ही है, मैं लखनऊ जा रहा था, तो था हो गई हमारी सहायक क्रिया, यानी कि ये सहायक के रूप में कार्य करती हैं और बाकी को पूर्ण करने का कार्य करती हैं। ठीक है, जैसे कि रहा, रही, रहेंगे, गागी, गे, था, थी, थे, हाँ, हूँ, ये सब। ठीक है, अब आती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया आरंभ की जाती है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया और दूसरी कार्य को उत्तरकालिक क्रिया कहते हैं। यह प्रायः कर लगाने से बनती है। ठीक है, यानी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया में क्या है, जब कोई एक क्रिया है, हमने कोई एक कार्य समाप्त कर दिया, एक क्रिया समाप्त कर दी, उसके बाद हमने कोई दूसरी क्रिया प्रारंभ की, तो जो पहली वाली क्रिया है वो क्या हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी, पूर्वकालिक। और जो अभी चल रही है दूसरी क्रिया जो हमने पहली समाप्त करने के बाद की, वो हो जाएगी हमारी उत्तरकालिक क्रिया। ठीक है, यह प्रायः कर लगाने से बनती है। जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बच्चा रोक कर, तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, कर। सो गया, तो बच्चे ने क्या काम किया, तो बच्चा पहले रोया और फिर सो गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि रो करके क्या आ जाएगी हमारी पूर्वकालिक, और जो सो गया वो हो जाएगी हमारी उत्तर। ठीक है, जैसे मैंने लिखाई है, रो करके पूर्वकालिक हो जाएगी और सो गया, तो सो गया हो जाएगी हमारी उत्तरकालिक। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया आरंभ की जाती है, तो वो हमारी पहली जो क्रिया थी वो पूर्वकालिक हो जाती है, जो दूसरी होती है वो हमारी उत्तरकालिक हो जाती है। ट्रेन चलकर आ गई, तो ट्रेन चलकर यानी कि कार्य हो गया, यानी कि पूर्व हो गई चलकर, और आ गई हो गई हमारी उत्तरकालिक। ठीक है, घर जलकर राख हो गया, तो क्या हुआ, पहले कार्य कौन सा कार्य हुआ, जलकर, यानी कि कोई घर है वो जल गया, तो पहले कार्य क्या हुआ, जलकर, तो जलकर हो गई हमारी पूर्व, और राख हो गया, ये हो गई हमारी उत्तर। बच्चे पढ़कर चले गए, तो क्या करके चले गए, पढ़कर, तो पढ़कर हो गई हमारी पूर्व, और चले गए ये हमारी हो गई उत्तरकालिक, यानी कि बाद में हो रही है, यानी कि जो ये रोकर, चलकर, जलकर, पढ़कर, ये सब हो गई हमारी पूर्वकालिक क्रियाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, अनुकरण करना। ठीक है, अनुकरण का मतलब है किसी ध्वनि आवाज़ को सुनकर क्रिया का निर्माण कर लेना ही हमारी अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अनुकरण करके यानी कि किसी की आवाज़ सुन करके और क्रिया का हम निर्माण कर लेते, किसी आवाज़ को, किसी ध्वनि को सुन करके क्रिया का निर्माण करना ही हमारी अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे खटखटाना, हमने कोई आवाज़ सुनी, धम 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 धम, कोई खटखटा रहा है गेट, तो हमने क्रिया बना दी खटखटाना आवाज़ सुन करके। फड़फड़ाना, हिनहिनाना, बड़बड़ाना, ये सब हमारी क्या हुई, अनुकरण करके, यानी कि हमने सुन करके, आवाज़ को महसूस करके, सुन करके किसी क्रिया का निर्माण कर लिया, तो हमारी अनुकरणात्मक क्रिया में आ जाती है। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी प्रेरणादायक क्रिया। प्रेरणादायक क्रिया कौन सी होती है, मैंने आपको पहले बता ही दिया था, जब कोई क्रिया स्वयं न करके बल्कि किसी दूसरे के द्वारा कराई जाती है तो वह हमारी प्रेरणादायक क्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी कि कोई कार्य जो हम स्वयं तो नहीं कर रहे हैं लेकिन किसी दूसरे के द्वारा करा रहे हैं, तो वो हमारी प्रेरणादायक क्रिया कहलाती है। मैंने आपको बताया भी कि जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं, अगर वो प्रेरणादायक बन जाती हैं तो वो सकर्मक बन जाती हैं। जैसे पढ़वाना, किसी से दूसरे से कर करवाया, पढ़वाया, लिखवाना, लजवाना, खलवाना। ठीक है, जैसे कि वह दुल्हन को लजवाती है, तो हम किसी दूसरे से करवा रहे हैं ना, तो ये हमारी हो जाएगी हमारी प्रेरणादायक क्रिया में। मैंने छात्रों को बुलवाया, तो मैंने छात्रों को बुलवाया, तो ये भी हमारा हो जाएगी हमारी प्रेरणादायक। मैंने गुरुजी से खेल खिलवाया, तो मैंने किसी दूसरे से कार्य करवाया ना, गुरुजी से खेल खिलवाया ना, तो ये हमारी हो जाएगी हमारी
प्रेरणादायक क्रिया, किसी दूसरे से कार्य करवाना हमारी प्रेरणादायक में आ जाता है। अब आती है हमारी अगली क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? जब कोई क्रिया किसी संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है तो वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। यानी कि कोई क्रिया है और वो हमारी संज्ञा का रूप ले लेती है तो हमारी वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे टहलाना, टहलाना वैसे मुख्य रूप से क्रिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, इसने संज्ञा का रूप ले लिया, संज्ञा का कार्य कर रही है। ये टहलाना स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो टहलना पे मुख्य रूप से जोड़ दिया जा रहा है तो ये हमारी संज्ञा बन गई, तो ये हमारी होगी क्रियार्थक संज्ञा। घूमना लाभदायक होता है, तो क्रिया जब हमारी संज्ञा बन जाती है, जब से ये क्रिया थी और अब ये संज्ञा बन गई तो ये हमारी क्रियार्थक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी नाम बोधक और नाम धातु क्रिया। नाम बोधक और नाम धातु क्रियाएं कौन सी होती हैं? नाम बोधक क्रिया होती है जब कोई क्रिया संज्ञा विशेषण के साथ आती है तो वह नाम बोधक क्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी क्रिया जो संज्ञा या विशेषण के साथ आएगी वो नाम बोधक संज्ञा क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण, दुखी होना, क्रोध आना, करना, सूख जाना, पीला पड़ना, गर्म होना, प्रेम करना आदि। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है कि क्रिया संज्ञा भी आएगी और विशेषण भी हमारा साथ में आएगा, ठीक है। तो क्रिया हो रही है होना और विशेषण है हमारा दुखी, ठीक है। जब कोई क्रिया संज्ञा या विशेषण के साथ आती है तो हमारी क्रिया है वो हमारी नामबोधक क्रिया बन जाती है, ठीक है। जैसे कि दुखी विशेषण के साथ आ रही है, क्रोध है सुख के साथ आ रही है, पीला पड़ना, गर्म होना, प्रेम करना, तो ये सब हमारी विशेषण संज्ञा के साथ में प्रयुक्त हो रही हैं क्रियाएं, तो ये हमारी नामबोधक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाम धातु क्या होती है? जब कोई क्रिया संज्ञा या विशेषण से निर्मित होती है तो उसे नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। उसमें क्या था, नामबोधक में तो ये था कि संज्ञा या विशेषण के साथ आ रही है, यानी कि कोई संज्ञा और विशेषण पहले से है और वो उसके साथ में प्रयुक्त हो रही है तो नामबोधक होगी। लेकिन जब कोई क्रिया संज्ञा या विशेषण से ही निर्मित होती है यानी कि बनी हुई होती है तो वो हमारी नाम धातु कहलाती है। जैसे लात, तो लात से लतियाना क्रिया बना दी ना हमने, तो ये हमारी किसी संज्ञा या विशेषण से जब निर्मित होती है तो नाम धातु कहती है। हाथ, हाथ हमारी संज्ञा होगी। अब हथियाना, हथियाना हो गई हमारी क्रिया, तो ये संज्ञा से बनकर के बन गया ना, तो ये हो गई हमारी नाम धातु। बात, बतियाना बना दिया हमने इसका, तो ये भी हमारा संज्ञा से बन गया हमारा क्या कहते हैं क्रिया, तो ये भी हो गया हमारा। गरम, गरमाना, ये सब भी जैसे कि कोई भी वर्ड है और अगर वो संज्ञा या विशेषण का शब्द है और उससे हम क्रिया बनाते हैं तो वो हमारी नाम धातु हो जाती है। लेकिन जब कोई संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया का प्रयुक्त होता है तो वो हमारी नामबोधक कहलाती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वह भगोने में दूध गर्माता है, जब वह भगोने में दूध गर्माता है, तो जो गर्माता है वो हमारी क्रिया है, गर्म से निर्मित हुई है ना, गर्म से गर्माता, गर्माना, तो ये हमारी होगी नाम धातु क्रिया। यानी कि ये हमारी संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया है तो नाम धातु। वह अपने बच्चे से प्रेम करता है, तो जहाँ पे क्या है कि प्रेम करता है तो ये हमारा क्या है क्रिया या हमारी उसके साथ में आ रही है, ठीक है। संज्ञा के साथ में आ रही है क्रिया, तो संज्ञा की यानी कि प्रेम है, प्रेम हमारी हो गई संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और संज्ञा के साथ में हमारी क्रिया आ रही है तो ये हमारी हो जाएगी नामबोधक क्रिया, ठीक है। यानी कि जब कोई संज्ञा के साथ क्रिया आ रही है तो वो नामबोधक क्रिया, और कोई जब संज्ञा या विशेषण से निर्मित हो रही है तो वो नाम धातु क्रिया, ठीक है। आगे हमारी संयुक्त क्रिया के भी बहुत सारे भेद हैं, तो ये हम अगली क्लास में जानेंगे कि संयुक्त क्रिया कौन सी होती है, क्या होती है। संयुक्त क्रिया के भी बहुत भेद हैं, तो इसके भी 11 भेद हैं, तो आपकी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, आप इतना समझ नहीं पाएंगे, मतलब समझ तो लेंगे बट ये है कि क्लास बड़ी हो जाएगी तो आपके लिए आसानी नहीं रहेगी। तो क्रिया की फिर मैं कल आपके लिए दूसरी क्लास लेकर के आऊँगी। तो क्या कहते हैं, अभी के लिए आज के लिए बस इतना ही है, और अगली वाली क्लास में हम जानेंगे कि संयुक्त क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं, उनके बारे में, उनके अर्थ के बारे में, और उनके एग्जाम्पल सेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।